पटना में लोजपा की अहम बैठक आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष राजू की अध्यक्षता में हुई बैठक में 10 प्रस्ताव हुए पारित। सेना के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन। सिंहभूम के नागरिकों ने किया आयोजन। बिरसा मुंडा का किया माल्यार्पण। सांसद तारिक अनवर ने बीजेपी को घेरा। सांसद ने की सेना को श्रेय देने की मांग। कहा हर मुद्दे का राजनीतिकरण दुर्भाग्यपूर्ण। सारण विधानसभा क्षेत्र के डिग्री कॉलेज परिसर में समारोह का आयोजन। आंदोलनकारियों के सम्मान में समारोह का आयोजन। प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। कुलमुंडा जंगल में जंगली सुअर मारने के लिए रखा गया बम हुआ विस्फोट। हादसे में एक युवक हुआ घायल। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवारू ने पटना स्थित सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता में कहा कि दरभंगा में राहुल गांधी को दलित, ओबीसी और ईबीसी छात्रों से मिलने से रोकना एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया और ये कार्रवाई बिहार सरकार के सुपर सीएम बाबू दीपक कुमार और बीजेपी के इशारे पर हुई है। अलवारू ने भी कहा कि प्रशासन ने पहले कार्यक्रम में सहयोग किया, लेकिन अंतिम समय में अनुमति रद्द कर दी है। राहुल गांधी ने भी कहा कि बिहार सरकार की एफआईआर मेरे लिए मेडल है। उन्होंने इसे दलित अधिकारों की ऐतिहासिक लड़ाई की शुरुआत बताया है। हमने यहीं से 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रोग्राम बताया। प्रोग्राम की तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई थी। प्रशासन का पूरा समर्थन था। कैसे था? जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, सड़कें ठीक की जा रही थी, हाई टेंशन वायर को ठीक किया जा रहा था, वहां पे सफाई करवा रहे थे, और सबसे जरूरी बात, जो टेंट अंबेडकर छात्रावास के अंदर लगाने का काम था, वो प्रशासन के सहमति से, प्रशासन की निगरानी में शुरू हुआ और लगभग 90% काम छात्रावास के अंदर खत्म हुआ। अचानक 11th आवर पर वहां के बीजेपी मंत्री और विधायकों की मीटिंग होती है और आधे घंटे के अंदर प्रशासन की तरफ से चिट्ठी आती है कि अनुमति नहीं दी जा सकती। उसके बाद हमने कहा कार्यक्रम करने के लिए एक दूसरा स्थल ढूंढते हैं। छात्रों का स्पष्ट अनुरोध भी था और निर्णय भी था कि जननायक राहुल गांधी जी से संवाद उनके छात्रावास में ही हो, और ये बात रात के 2 बजे तक चली। सीएलपी लीडर 2 बजे तक छात्रों से मिले और उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहां पे कोई कानून की उल्लंघन नहीं होगी, कोई शांति पूर्वक प्रोग्राम होगा, कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, घटना नहीं होगी, आप उनको लेके आइए, हम यहां से बाहर कहीं और वेन्यू पे नहीं जाएंगे। फिर जब राहुल जी उतरे, हवाई अड्डे पे प्रशासन से बात हुई। राहुल जी ने कहा प्रशासन से कि आप कहते हो कि पॉलिटिकल प्रोग्राम की अनुमति नहीं है, ठीक है, मैं अकेले जाऊंगा अंदर, छात्रावास के अंदर, छात्रों से संवाद करूंगा। ये तो कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है आपके हिसाब से। मैं अकेले छात्रावास के अंदर जाऊंगा, छात्रों से संवाद करूंगा, उनका दुख दर्द सुनूंगा। मैं लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यालय एक विलर रोड स्थित, आपको बताते चले कि पटना में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश प्रभारी सह जमुई सांसद अरुण भारती शामिल हुए, जिसमें 10 अहम प्रस्ताव को सभी प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी के द्वारा पारित किया गया। इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष उपस्थित थे। युद्ध का माहौल था, जहां पर हमारे सैनिकों ने बड़ी जाबाजी
लड़ाई लड़कर हम लोगों को महफूज रखा है और आतंकवाद को जो उन्होंने जवाब देने का काम किया है, इसके लिए हम लोग अपने सेना का आभार प्रकट करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी पार्टी का एक एक नेता, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेना के साथ, सेना के परिवार के साथ, उनके परिजनों के साथ हर सुख दुख में खड़ा है। जेएससीए चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 18 मई को होने वाले चुनाव से पहले अजयनाथ सहदेव की टीम ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम ने क्रिकेटर केंद्रित फैसले, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और झारखंड को पूर्वी भारत में क्रिकेट हब बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। सहदेव की टीम ने क्रिकेट अकादमी, अत्याधुनिक पुनर्वास केंद्र और उन्नत लीग संरचना की स्थापना की बात कही है। घरेलू क्रिकेट को ऊंचा उठाने, झारखंड प्रीमियर लीग को पुनर्जीवित करने, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और जिला स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता में रखा गया है। टीम का लक्ष्य बीसीसीआई में जेएससीए की प्रमुखता बहाल करना है। अजयनाथ सहदेव ने कहा कि राजनीति से हटकर केवल खेल और खिलाड़ियों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। पहला मैनिफेस्टो हमारा है क्रिकेट सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग। इसमें हम लोग का ये विचार है कि हम लोग जितने भी क्रिकेटर्स हैं उन सबका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करेंगे, वेदर इट इज मैच ऑर्गेनाइजिंग, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरे स्टेट में। सेकेंड मैनिफेस्टो हमारा ये है कि हम लोग जो भी सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स होगा, क्रिकेट प्लेयर्स, उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी। और उसका रीजन आप लोग देख रहे हैं उस ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं, शहबाज नदीम जी और सौरभ तिवारी जी, वो ऑलरेडी हमारी टीम में हैं। इसलिए टीम प्लेयर्स का सिलेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी दोनों को मेंटेन किया जाएगा। अगर हम लोग, क्योंकि जैसा कि पिछली मीटिंग में बात हुई थी, हम लोग विजय हजारे चैंपियन एक बार रहे हैं झारखंड से, लेकिन अब हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम लोग सभी फॉर्मेट में, जैसे फीमेल पार्टिसिपेशन और रणजी ट्रॉफी, अलग अलग फॉर्मेट में। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के वीर जवानों द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय शौर्य, बलिदान और साथ ही पराक्रम को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके सम्मान में पश्चिमी सिंहभूम के नागरिकों द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। आज सभी चाईबासा के सभी सामाजिक संगठन मिलकर के करीब 24-25 संगठन आज मिलकर के तिरंगा यात्रा निकाले हैं। विगत दिनों पहलगाम के ऊपर जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया निहत्थे पर्यटकों के ऊपर, उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला और भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, जिस तरह से अपने शौर्य को दिखाया, उन्हीं के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा था। आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन सभी सैनिकों को। कटिहार के सांसद और कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी द्वारा तिरंगा यात्रा निकालने पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर चीज को कैच करना चाहती है। जो श्रेय सेना को जाना चाहिए उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लेना चाहती है। अनवर ने 2019 में भी ऐसा होने का हवाला देते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कैच कराना चाहते हैं, जो जिसका श्रेय हमारी सेना को जाना चाहिए उसका भी श्रेय हमारे प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं। पिछली बार भी 2019 में भी उन्होंने यही काम किया और अभी भी यही कर रहे हैं। तो हर चीज को एक राजनीतिक कलर देने का काम, उसको राजनीतिक रंग देने का काम हमारे मोदी जी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी करती है। ये दुखद है। लोहरदगा में सेना के शौर्य को समर्पित भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को सलाम करते हुए नागरिकों ने सड़कों पर तिरंगे संग गर्जना की है और ये दिन लोहरदगा शहर के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। इसको मैं पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ जो इस ऑपरेशन में हमारा भारतीय सेना ने किया है। वो बहादुर जवानों को मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ। वो हमारे देश के हीरो हैं और हीरो रहेंगे। पुलवामा स्थितियां बनी देश की और उसके बाद जो भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, हम सभी गर्व करते हैं अपने सेना पर। और आज ये तिरंगा यात्रा निकालकर लोहरदगा वासियों ने भारतीय सेना का मनोबल।
सारेट विधानसभा क्षेत्र के डिग्री कॉलेज परिसर में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 342 आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। समारोह में झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, दुमका सांसद सहित आपको बताते चलने के लिए कि अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने सम्मान प्रदान किया है। के लिए बहुत गर्व का दिन है कि जिन लोगों ने गुरुजी का साथ देकर के झारखंड आंदोलन में गुरुजी का साथ देकर के झारखंड अलग किया, उस व्यक्तियों को, उस महापुरुषों को हम लोग एक थोड़ी सी सहायता राशि और सम्मान पत्र देने हम लोग जा रहे हैं। ये राज्य में, देश में जितने भी राज्य हैं, उस राज्य में पहला राज्य झारखंड है जहां आंदोलनकारियों को हम लोग मुआवजा राशि या सम्मानित राशि देते हैं। जब 2019 में 2000 में राज बना, तो ये राज के पहले सभी नेतागण और जो उस समय 1990 से जो मैं भी बिहार विधानसभा में विधायक था, उस समय से राजधानी रांची के आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों बुद्धिजीवियों और युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो एवं झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर ने पार्टी का पट्टा पहनाकर लोगों का स्वागत किया है। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी युवाओं की ऊर्जा और उत्साह को पहचानती है, उन्हें पार्टी के साथ जोड़कर अपने समाज और झारखंड प्रदेश के निर्माण में उनकी भूमिका को और मजबूत करना चाहती है। पार्टी हमेशा युवाओं के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एक नए युग की ओर मैं अब जब इनको सुनता हूं तो बड़ा मन हर्षित होता है कि वो सामाजिक रूप से खुद को जोड़ना, चूंकि जो विषय को लेकर ये आगे बढ़े हैं, जिस सब्जेक्ट को, शैक्षणिक योग्यता को इन्होंने तैयार किया है, वहां से इनके लिए एक खुला भविष्य दिखता है। लेकिन समांतर रूप से समाज के साथ चलना, समाज के विषयों को समझना, राज्य की चिंता करना, आवाम की चिंता करना, अगर ये बराबर विषय चल रहा है तो मुझे लगता है कि एक जवाबदेह युवा अब इस राज्य के अंदर खड़ा हो रहा है, जुड़ रहा है। एक अच्छे वातावरण की शुरुआत हम इसे मान सकते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे टीम, एक सुलझी हुई टीम, विचारों से ओतप्रोत टीम जब साथ में जुड़ती है तो हम लोग भविष्य की कल्पनाओं को बड़ा रूप से हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। मैं हार्दिक दिल से रांची के बुढ़मू क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के कमांडर दिवाकर झंझू उर्फ प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रितेश कुमार महतो के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में दिवाकर ने पुलिस के समक्ष कई संगीन मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसमें छाबर क्षेत्र में हुए वाहन आगजनी कांड भी शामिल हैं। पुलिस को दिवाकर से संगठन की गतिविधियों और नेटवर्क की अहम जानकारियां भी मिली हैं। किसी संगठन के हैं और ये जो हमारा बुढ़मू, खिलारी, उरीमारी, हजारीबाग का बड़का गांव केरडारी से एरिया का ये एरिया कमांडर है। ये गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ 2 हथियार और गोली भी बरामद हुआ है। यह कुल मिलाकर 18 कांडों में ये शामिल रहा है और अधिकतर कांड में आप देखेंगे कि एक गोली चलाकर दहशत फैलाना या आगजनी करना, गाड़ी में आग लगा देना, इस तरह की घटनाएं ज्यादा करता था। संध्या से एक साधारण गृहिणी से एक सफल फैशन डिजाइनर तक का उनका सफर न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि ये भी सिद्ध करता है कि जिंदगी में कभी भी नया अध्याय शुरू किया जा सकता है, चाहे उम्र कुछ भी हो। 55 साल की उम्र में जब अधिकतर लोग अपने जीवन को संपूर्ण मानकर ठहर जाते हैं, संध्या सिंह ने वहीं से एक नई शुरुआत की है। वर्षों तक उन्होंने अपने परिवार, बच्चों और घर की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने भीतर के कलाकार को दबा दिया। खुद के लिए सोचने का समय ही नहीं मिला। कई साल बाद में जब घर की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हुई तो उन्होंने अपने पुराने सिलाई मशीन को फिर से निकाला। शुरुआत की घर की पुरानी साड़ियों को नया रूप देने की, और यह उनके लिए केवल एक शौक नहीं था बल्कि खुद को फिर से पाने की एक कोशिश थी। हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने संध्या सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं।
झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और हजारीबाग में दिन पर दिन रोजगार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, आज अपने दर्शकों को ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो महिला है और जो खुद ब खुद आत्मनिर्भर है, यानी खुद बनाती है और स्वयं सेल करती है। आज हमारे साथ है संध्या सिंह जी। संध्या मैम, सबसे पहले तो साता प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और क्या कुछ कहेंगे इस कलेक्शन को लेकर? हमारी कलेक्शन में इसमें बहुत खुश होती हूँ क्योंकि ये हमारे खुद के बनाए हैं। इवन की जो साड़ियाँ बनाई हूँ इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग भी मैंने खुद ही करा है और जो भी एम्ब्रॉयडरी है ये सारी हमारी होती है। फैब्रिक में प्योरिटी है, जितनी भी फैब्रिक है उसमें कोई भी सेमी फैब्रिक नहीं है, तो इससे मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि मैं सेमी फैब्रिक से बनाना ज्यादा पसंद नहीं करती। मैम, एक सवाल, क्योंकि जो भी आपके नजर आ रहा है क्योंकि सारा चीज महिलाओं का है और महिलाओं में ऐसा है कि हर 2 दिन के बाद कलेक्शन चेंज होता है, डिजाइन चेंज होता है, तो उस दरमियान आप क्या कैसे टेकल करती हैं? मैं उसको चेंज कर देती हूँ, उसमें डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी करके उसको न्यू लुक लाती हूँ, क्योंकि हमारा वो ऐसा ही बनाती हूँ जिसमें वो चेंज हो सके और जैसा लोगों को चाहिए कि हमें इस टाइप का चाहिए तो वो मैं करके देती हूँ। अगर कलेक्शन की बात करूँ मैं, सबसे पहले अगर सलवार सूट की बात करूँ तो कुल कितने कलेक्शन है सलवार सूट के आपके पास? कम से कम 50। साड़ियों के भी करीब 40-45। अब बात करते हैं लहंगे के, क्योंकि शादी विवाह का सीजन चल रहा है तो हर दुल्हन भी एक नए कलेवर में नजर आती है, तो लहंगा का भी कलेक्शन जो होता है डिजाइन दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है। अगर डिजाइनों की अगर हम बात करें, बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर में क्या कुछ दे रही है इस बार? बॉर्डर इसमें बहुत चेंज कर देते हैं हम लोग, क्योंकि वो हमें समय के हिसाब से जैसे न्यू फैशंस आए हैं तो उसको हम चेंज करके एम्ब्रॉयडरी करके उसका न्यू लुक लाते हैं, क्योंकि वो चेंज तो होते ही हैं। लेकिन जनरली हैवी लहंगा होता है तो वो मैं वैसा ही बनाना चाहती हूँ जिसमें वो चले काफी समय, कि इतनी जल्दी चेंज ना करना। लहंगे की बात करूँ तो मैम कितने रुपए से शुरू, कितने रुपए तक, क्योंकि लिमिट तो इसका नहीं है, जगह के हिसाब से है। चूंकि हम हजारीबाग में सेल करने आए हैं तो और यहाँ पे एक शोरूम खोले हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ रीजनेबल ही बनाऊं ताकि लोग ले सकें। अगर मैम लहंगे की अगर हम बात करें और लहंगे में लोग चाहे या महिलाएं चाहें कि उसमें जयपुरी डिजाइन, जयपुर के डिजाइन को रंग रोगन को उसको उकेरा जाए लहंगे में, तो इस क्या कुछ करेंगी जयपुर? मैं उसको मैं वैसा एम्ब्रॉयडरी मैं खुद करूंगी डिजाइन, देन उसमें वैसा ही बनाऊंगी जो जयपुर में बनते हैं। महिलाओं से क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे? महिलाओं से मेरा यही कहना है कि वो फैब्रिक को पहचाने कि क्या है फैब्रिक। कभी कभी उनका ये कहना होता है कि थोड़ा कॉस्टली है, बट उनकी ये सोच मैं चेंज तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब वो फैब्रिक को टच करते हैं तो उन्हें खुद फील होता है कि रियली ये प्योर फैब्रिक है। मैम, वो किसी चीज को कैसे पहचान पाएंगे? आप कोई चीज को अगर 20,000 25,000 में लहंगे को दे रहे हो और कोई लेडीज उस वही लहंगे को 5,000 में खरीद रही है, तो ये कैसे हो पाएगा? ये इसलिए कि उनकी पहचान की फेर है। लहंगे तो 3-3 लाख के भी मिलते हैं, लेकिन मैं 3 लाख वाले लहंगे को मैं 60-70,000 में बनाकर दे सकती हूँ, सेम वर्क, लेकिन मैं कॉपी नहीं करूंगी, वो मैं अपना डिजाइन डालूंगी, 1 पीस ही बनाऊंगी, नो सेकेंड पीस, और वो मैं बनाकर जो है सब उससे खूबसूरत। अगर इस लगन की बात करूँ मैम, तो क्या हजारीबाग से बाहर भी इस तरीके के कलेक्शन आपके पास गए हैं या लोग ऑर्डर दे रहे हैं? मेरा हजारीबाग से बाहर बहुत जगह गया है, मुंबई गया है, दिल्ली में है मेरा शोरूम, और दिल्ली में भी मेरे एग्जीबिशंस होते हैं, इवेंट चंडीगढ़, जमशेदपुर, रांची, बहुत जगह मैंने एग्जीबिशन किया है, लुधियाना। तो लोगों की डिमांड है। लोग कैसे पहुंच पाएंगे आप तक? क्या एड्रेस है? मेरी एड्रेस उनके पास है, क्योंकि मैं इतना जगह काम कर ली हूँ कि उनके पास है और उनकी डिमांड आती है। मैं यहाँ का पता बता दें मैम हमारे दर्शकों को भी। यहाँ ये तो हमारा मिशन रोड है, ये मिशन हॉस्पिटल के अपोजिट साइड में ये मेरा शोरूम है, और अच्छे धागे के नाम से।
और मैं संध्या सिंह हूँ और यहाँ पहुँचना बहुत आसान है क्योंकि सामने मिशन हॉस्पिटल। मैं अंतिम जो हिसाब से आपकी उम्र है, इस उम्र में भी आप अपने तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको इरिटेट सा फील कभी हुआ क्या, या किस ट्रैक को मैंने चुन लिया? नहीं, मैं बहुत खुशी खुशी ये काम करती हूँ और बहुत छोटी थी तभी से ये काम करती हूँ। एक्चुअली फैमिली शादी हो गई तो थोड़ी अपनी क्वालिटी को मैंने साइड रखा, फैमिली संभाला, सब कुछ देखा। बाद में मुझे लगा मुझे ये काम करना चाहिए और मुझे आता है और मैं ये काम करती चली आई और मुझे करते हुए 15-16 ईयर्स हो गए। कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं, कहीं से। कभी ऐसा कभी आपके दिमाग में वैसा आया होगा कि मेरे को इसी ट्रैक में जाना है या महिलाओं का ही कलेक्शन मेरे को सजेस्ट? नहीं, मैं महिलाओं की भी बनाती हूँ, मेंस का भी बनाती हूँ। मेंस का भी वेस्ट कोट बनाती हूँ, कुर्ता पजामा बनाती हूँ, शर्ट डिजाइनर शर्ट बनाती हूँ एज अ डिमांड। मुंबई में डिमांड है तो मैं बना के देती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक सी बात है, अगर तमाम महिलाओं से मैं भी आग्रह और गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि आप भी दिखना चाहते हैं कुछ अलग रंग रोगन में, तो मिशन अस्पताल के ठीक सामने आए कच्चे धागे में। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। बोकारो के छात्रों ने इस बार अपने परिवार के साथ में बोकारो और स्कूल का मान बढ़ाया है। होली क्रॉस स्कूल बोकारो की छात्रा अंकिता जहां आर्ट में स्टेट की सेकंड टॉपर बनी और वहीं आस्था जिला में साइंस में सेकंड टॉपर बनी है। आस्था ने 97.2 अंक हासिल किए हैं। आस्था ने बताया कि स्कूल के साथ में घर में खुद से पढ़कर उसने ये मुकाम हासिल किया है। आस्था डॉक्टर बनना चाहती है। उसका कहना है कि उसने नीट का एग्जाम भी दिया है, रिजल्ट का इंतजार है। और सब्जेक्ट वाइज हमको संस्कृत में 100 आया, बायोलॉजी में 99, फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 95 और इंग्लिश में 94, पेंटिंग में 98। डिस्ट्रिक्ट में तुम सेकेंड साइंस टॉपर हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आगे क्या सोचा? आगे हम नीट के लिए प्रिपेयर किए थे, एग्जाम दिए, तो रिजल्ट का इंतजार है। क्लास 12 और क्लास 10 के जो टॉपर्स हैं उनको सम्मानित किया है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि हमारा क्लास 12 की अंकिता जो है वो सेकंड स्टेट टॉपर है और क्लास 12 साइंस की आस्था जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेकंड टॉपर है और उसके साथ ही क्लास 10 की जो स्पर्श है वो डिस्ट्रिक्ट में टॉप। हजारीबाग जिले में अब दार्जिलिंग जैसी खुशबूदार और उच्च गुणवत्ता वाली चाय की खेती हो रही है। नगर निगम क्षेत्र में भी मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में करीब 25 एकड़ भूमि पर चाय की खेती की जा रही है। यह क्षेत्र पहले से ही अपनी हरियाली और शुद्ध वातावरण के लिए जाना जाता है। अब चाय की खेती इस इलाके में एक नई पहचान भी दे रही है। इस परियोजना की शुरुआत कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की गई है। साथ ही जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता और ऊंचाई जैसे कारकों का विश्लेषण किया गया है जो चाय की खेती के लिए अनुकूल पाए जाते हैं। खास बात यह भी है कि ये वह जलवायु है जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से मिलती जुलती है, जहां विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग टी भी उगाई जाती है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने चाय बागान के माली से बात की है। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और अब हजारीबाग में भी दार्जिलिंग की खुशबू महक रही है। जी बिल्कुल, हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डेमोटर में कृषि विज्ञान केंद्र में है चाय का बागान और आप ये देख सकते हैं चाय के बागानों के बीचों बीच हूं मैं कि जिस तरीके से ये इतने एकड़ भूमि में ये चाय का बागान लगाया गया है। क्या कुछ खास है यहाँ की चाय कहाँ कहाँ जा रही है, जो चाय के बागान को संभालते हैं वो आज हमारे साथ है। भैया, सबसे पहले तो साधना प्लस न्यूज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चाय का बागान है दार्जिलिंग में जो चाय होती है और अब हजारीबाग में हो रही है, क्या कुछ अलग और क्या कुछ खास है? अलग इसमें कुछ नहीं है। जो दार्जिलिंग में जो चाय हो रहा है इसमें भी वैसे चाय हो रहा है, लेकिन उसको का हवा परिवर्तन थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा अलग है। इसमें गर्मी तो थोड़ा अधिक है, इसका अलावा इसमें पानी थोड़ा अधिक खा रहा है। लेकिन चाय तो आपको देख रहे हैं दार्जिलिंग में जैसा चाय है वैसे यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इसमें चाय यहाँ की कहीं जारी है? अभी तो फिलहाल आप लोग 1-1.5 साल हम लोग लगाने का भी हुआ है,
इसको जो अभी हम लोग पहले जो लगाए हैं, इसको अभी हाथे का दवारा जो हम लोग बना के इसको लोकल में हम लोग को 20 को बेच देते हैं, लाल लेकिन की चाटनी के लिए, बस ठीक है। लेकिन इसको प्रोसेसिंग करने के लिए अभी इसको मशीन बैठाना होगा। मशीन में जब बैठेगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, तो पूरा झारखंड, बिहार, हर जगह हम लोग को सब बिक्री होगा। कॉफी का भी बागान हमने देखा है। कॉफी हम लोग को सर बगली में है कॉफी। कॉफी क्या कुछ है? कॉफी उसका भी मशीन चाहिए। कॉफी को मशीन में ड्राई करना पड़ता है, ड्राई करके उसको पाउडर करना होगा, तो उसको कॉफी खुशबू आ जाएगा, फिर बिक्री होगा उनका। कब तक ये हो जाएगा कंप्लीट? हम लोग को कॉफी कंप्लीट है, लेकिन उसका मशीन चाहिए हम लोग को अभी। अगर सरकार अगर मशीन जल्दी व्यवस्था किया जाए तो हम लोग को कॉफी। अगर चाय की बात करें तो यहाँ के बागानों की चाय की चुस्की आम जनता कब तक ले पाएगी? इनको जैसे अभी चाय हम लोग को रेडी है, इसका लिए हम लोग को मशीन चाहिए। मशीन में जैसे हम लोग को प्रोसेसिंग हो जाएगा तो आम जनता खा सकता है। चाय भी देखिए हम लोग को आपका सामने जो है चाय, हम लोग को बिल्कुल इसको टिपाई करने से मशीन में डालेंगे, पिछाई हो जाएगा, इसमें सुबलाई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उसमें पैकेटिंग करेंगे, बिक्री कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक सी बात है, जो लोग दार्जिलिंग की चाय पीते थे, अब हजारीबाग की भी चाय बहुत जल्द यहाँ से पैकेटिंग होकर बाजारों में उपलब्ध होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। बोकारो जिले के सिटी थाना क्षेत्र स्थित बोकारो एक CDIG आवास के पास में तालाब में सैकड़ों मछलियां मरी हुई पाई गई हैं। तालाब का पानी पूरी तरीके से दूषित हो गया, जिससे मछलियों की मौत होने का अनुमान है। हम बहुत सारा 2-2-2.5 किलो का मछली, रेहू, कतला मरा हुआ है। हमें लगता है कि 2-3 कारण हो सकता है। मछली मरना तो एक तो द्वेष में कोई जहर डाल दिया तो इससे मछली मर जाता है ना। दूसरा चीज होता है कि ऑक्सीजन की कमी से। तो तालाब देखने से समझ में आ रहा है कि बहुत सारा इसमें जो है सो गंदगी है, खेत परवार है, साफ नहीं है, नाली का पानी भी आता है इसमें। तो एक संभावना ये हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, इसके चलते मछली मर करके पानी के ऊपर आ जा रहा है। जल्दी हो रहा है, लेटरिन का पानी घुस रहा, इसका चलते हो रहा है। कितना मछली देखे मरा हुआ? मरा हुआ है 50-100 से नीचे नहीं होगा, 100 से ज्यादा होगा। कितना बड़ा मछली? बड़ा 2 किलो और ऐसे। क्या लग रहा है, क्यों मर रहा होगा? म्यूनसिपालिटी वाले सब छोड़े थे, साफ सफाई करते, हर साल साफ करते। छठ पूजा होता है, ये गर्मी के वजह से ये सब हो रहा है, घास सब छा दिया ना। तो आज देख रहे हैं कि सारा मछली मर के ऊपर आ गया है। ये गर्मी के वजह से, ये जगह नहीं मिल रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, इसकी वजह से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।